हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन इकोनॉमी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम जो है 9वां चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इस चैप्टर का आज हम जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी अगर आप लोगों ने ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 1 जो है ये डिस्कस कर लिए हैं। बैंकिंग सिस्टम के जो है इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अभी तक इस सीरीज में हम लोगों ने अगर इंडियन इकोनॉमी के जो स्टेटिक पार्ट है यहाँ पे, तो 8 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी प्लानिंग इन इंडिया, unemployment and poverty in India, fiscal policy in India, monetary policy in India, inflation concept and policy and government budgeting। तो ये जो 9वां चैप्टर है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, तो इसका जो है आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है ताकि वो आपके जो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, दोनों में ही आपको मदद करेगी। कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट के पीएससी हो, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये सीरीज जो है इंडियन इकोनॉमी का आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो देखिए, एक चीज होती है यहाँ पे, जो इंडियन इकोनॉमी में मेजरली जो डायनेमिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए क्या होना पड़ता है कि आपको स्टेटिक पार्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज्यादा होनी पड़ती है। तो जो भी टॉपिक्स हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, जो भी स्टेटिक पार्ट होगा, तो उसको जो हम लोग डायनेमिक पार्ट के साथ यहाँ पे रिलेट करके उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। अभी तक इंडियन इकोनॉमी के जितनी भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किया है, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने जो ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 अगर नहीं फॉलो किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको एक बार फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जो है हम लोगों ने इनिशियल डिस्कशन कर लिया था यहाँ पे। तो फिर भी एक रिवीजन के तौर पे बोलता हूं कि यहाँ पे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को जो है हम 3 पार्ट में जो है मेनली डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक, दूसरा होता है यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा जो होता है यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक। अभी कॉमर्शियल बैंक जो है, ये कॉमर्शियल बैंक को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक मतलब क्या होता है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के जो सेकेंड शेड्यूल में जो भी बैंक्स के बारे में मेंशन है, उनको जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में इंक्लूड किए जाएंगे। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को जो है 5 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा नेशनलाइज्ड बैंक, तीसरा जो है इंडियन प्राइवेट बैंक्स, चौथा प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स, और पांचवा जो है रीजनल रूरल बैंक्स। तो इन पांचों के जो बैंक्स हैं, इनके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग को समझने से पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है उसका थोड़ा सा एक आइडिया लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक एग्जांपल है कि एक गांव में एक तालाब है, तो उसके आसपास जितने भी घर है, उस घर के जो यहाँ पे लोग हैं, निवासी हैं, इस तालाब के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पे जो है इस तालाब की जो यहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं, जो कुछ लोग यहाँ पे होते हैं तालाब से जो है यहाँ पे मछली पकड़ते हैं, कुछ लोग जो होती है यहाँ पे मछली को जो है मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। अभी कुछ लोग होते हैं यहाँ पे तालाब की ये मछली को बेच के जो पैसा आता है वो बैंक में डिपॉजिट करने को जाता है। कुछ लोग जो होती है यहाँ पे तालाब की जो रखवाली करते हैं। तो इन एंड ओवरऑल यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे एक सोसाइटी बना के इस तालाब को एज ए सोर्स के हिसाब से यूज कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पे पैसा आ रहा है उस पैसे को भी यहाँ पे जो है अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से डिवाइड करके यहाँ पे रह रहे हैं। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे फॉर्म कर रही है। तो कोऑपरेटिव बैंक का कॉन्सेप्ट जो है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 के कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे आधार है। अभी देखिए, जो हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक के बारे में डिस्कस किया था, तो कॉमर्शियल बैंक एक चीज होती है कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करती है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जो होती है स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965, और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है यहाँ पे दोनों को ही फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे जो है जो बैंकिंग लॉज जो है 1955 उसको भी यहाँ पे जो है कभी कभी फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे
जो है कोऑपरेटिव बैंक को मेनली अगर हम लोग देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गई यहाँ पे जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा हो गया यहाँ पे रूरल कोऑपरेटिव बैंक। तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक में ज्यादातर इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में लैंडिंग करना, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ज्यादातर प्रोडक्शन हो गई, मार्केटिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग, सर्विसिंग, ये सब में जो है लोन देती है, ज्यादातर यहाँ पे काम करती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेन चीज देखिए कि जो कॉमर्शियल बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक है कुछ डिफरेंसेस भी होती है। तो कॉमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि प्रॉफिट प्रॉफिट यहां पे करनी होगी, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक की मेन ऑब्जेक्टिव होती है यहां पे कि सोसाइटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो एक चीज यहां पे देखें कि कोऑपरेटिव बैंक की यहां पे जो स्केल काफी बड़ी होती है, यहां पे लाखों करोड़ों के हिसाब से यहाँ पे जो है लोगों के यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर होते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके हिसाब से छोटी होती है। यहाँ पे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सिर्फ जो कमर्शियल बैंक मानती है, लेकिन कोऑपरेटिव जो बैंक होती है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दोनों को ही फॉलो करना पड़ता है। तो एक चीज देखिए कि कोऑपरेटिव बैंक्स में जितने भी मेंबर्स होती है, यही मेंबर्स जो है यहाँ पे ओनर भी होते हैं, यानी कि ये जो मेंबर होते हैं ये जो है अकाउंट शेयर होल्डर होते हैं, और जो कॉमर्शियल बैंक में ये अकाउंट होल्डर होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कोऑपरेटिव बैंक्स की प्रॉफिट जो है यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन जो है, मेन इसका गोल जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो थोड़ा सा अगर हम लोग कोऑपरेटिव बैंक के तीन टायर के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती है। स्टेट्स को यहाँ पे एक बड़ी तादाद में जो होती है, बड़ी लेवल पे जिसको कंट्रोल किया जाता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। देन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होती है यहाँ पे। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जनरली ये जो है विलेज लेवल पे होती है यहाँ पे। देन कोऑपरेटिव बैंक जो है यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म क्रेडिट दिया गया तो जिसको है यहाँ पे दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, जैसे कि लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। तो एक केस स्टडी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली अगर देखेंगे फरवरी 2020 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस, डेफिनेटली आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। तो बहुत बड़ा ये स्कैम था। तो यहां पे मेन रीजन था कि यहां पे जो है इन एंड शॉर्ट अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अलग अलग थ्योरीज यहाँ पे निकल के आई है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि एक ही कंपनी को बहुत ज्यादा लोन दे दिया था तो यहाँ पे स्कैम हो गई थी। तो इसके बाद जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसको अमेंड करके आरबीआई के एम्बिट के अंदर लाना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि कोऑपरेटिव बैंक जो है यहाँ पे आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल पे होती थी, लेकिन अभी जो है ये सिर्फ आरबीआई के कंट्रोल में होगी, यानी कि आरबीआई के जो यहाँ पे ऑडिटेड नॉर्म्स है उसको यहाँ पे आप पालन करना होगा। तो आरबीआई यहाँ पे कुछ भी अगर उन लोग के यहाँ पे गलती देखे तो जो यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको जो भी अलग अलग स्ट्रेस से हो रही है, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसको जो है यहाँ पे जो है सुपर सेव भी कर सकती है। अभी कोऑपरेटिव बैंक में कोई अगर सीईओ भी अपॉइंट करना है तो यहां पे भी आरबीआई की परमिशन लेनी होगी। तो एक चीज यहां पे अगर देखेंगे हम भारत में अगर बात करेंगे तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है इसकी संख्या काफी कम है, 1500 के आसपास जो है आपको नंबर्स दिखाई देंगे। लेकिन जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है काफी ज्यादा रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो लगभग 96,600 जो है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में भी जो है 54 ही जो शेड्यूल है और बाकी के जो है नॉन शेड्यूल है यहाँ पे। और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में अगर देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक है, लेकिन अगर देखा जाए 2004 में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थी उसकी संख्या जितनी थी ग्रेजुअली जो है 2019 तक ये कम होती आ रही है यहाँ पे। इसका मेन रीजन है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको या तो मर्ज कर दिया है या फिर बहुत सारे कोऑपरेटिव जो बैंकिंग सोसाइटी ये जो है अभी बंद हो चुके हैं यहाँ पे। ऐसे भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती है। तो ग्रेजुअली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो यहाँ पे संख्या कम होती होती दिख रही है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंकिंग जो है, अगर भारत में यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल जो जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है पूरे इंडिया का लगभग कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जो है 8% की डिपॉजिट होती है। और अगर बात करेंगे लोन, कितना लोन लिया जाता है, तो मार्च 2018 के हिसाब से अगर देखेंगे जाए तो 9% लोन जो लिया जाता है कोऑपरेटिव बैंक से लिया जाता है,
एक यहाँ पे बेनिफिट है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन यानी कि लेस देन 5 लाख तक की जो लोन है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे ऑफर करती है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में से लगभग 53% जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स में जो है यहाँ पे जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अप्रोच करते हैं स्मॉल बोरोइंग के लिए यहाँ पे। या फिर नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में अगर देखा जाए तो 5 लाख के नीचे अगर लोन हो तो यहाँ पे जो है नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है यहाँ पे अप्रोच किए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अलग अलग इंडिया के शहरों में अलग अलग जो कोऑपरेटिव बैंक्स अगर बात करेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ पे, तो बेंगलुरु में देखेंगे तो लगभग 263 जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, नागपुर में 254, मुंबई में 241, अहमदाबाद में 218, चेन्नई में लगभग 130 है यहाँ पे। और अगर बात करें कि कॉर्पोरेटिव बैंक की अगर यहाँ पे जो है एक ग्रुप के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो बड़ी ग्रुप जो है सारस्वत कॉर्पोरेट बैंक लगभग 46,000 के आसपास जो है इनकी ब्रांच ऑफिसेस इंडिया में मौजूद है यहाँ पे। तो सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल गया, यहाँ पे 45,994 ब्रांच ऑफिस नहीं, टोटल जो कैपिटल वैल्यू है यहाँ पे 45,994 करोड़ ये जो है कैपिटल वैल्यू है। ग्रेजुअली हम लोग देख सकते हैं कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक हो गई, यहाँ पे शर्मा वित्तल कोऑपरेटिव बैंक होगी, भारत कोऑपरेटिव बैंक, तो यहाँ पे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो थी ये टॉप 10 में शामिल थी। तो जब तक इसमें जो स्कैम था ये नजर नहीं आ रही थी तब तक जो है ये पता भी नहीं चल रहा था। तो ऐसे भी आप लोगों ने काफी न्यूज सुने होंगे कि इंडिया में जो है कोऑपरेटिव बैंक्स का काफी फेलियर दिख रहा है। तो उसके लिए हम लोग को पहले एक चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे कि प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है, जैसे कि मैंने एक जो तालाब के बारे में एक एग्जांपल दिया था, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जन्म कैसे होती है यहाँ पे मान लीजिए कि वही तालाब वाला एग्जांपल, लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, छोटा सा इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर दिया कि जो भी यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे उन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जमा रखेंगे, कुछ कुछ पैसा जमा रखेंगे, किसी को भी अगर यहाँ पे जरूरत पड़ी तो यहाँ से जो है लोन दिया जा सकता है। तो इनके बीच में ही जो क्या कर लिया, यहाँ पे एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन खुद से फॉर्म कर लिया, उन लोग यहाँ पे उसको चला रहे हैं। अभी क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को फ्रेम करने के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड यानी कि उस इंस्टीट्यूशन में अगर कैपिटल वैल्यू 1 लाख हो जाएगी तो उसको जो है कोऑपरेटिव बैंक बना दिया जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा मान्यता है यहाँ पे। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पे प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक है तो उसके लिए मिनिमम जो है 500 करोड़ की जो थ्रेशोल्ड होनी पड़ेगी, तभी जाके उसको जो है कॉमर्शियल बैंक का जो है दर्जा मिलेगा। यहाँ पे बंधन बैंक बात करेंगे, यस बैंक, इनमें बहुत सारा जो कैपिटल अमाउंट जमा है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक की जो कैपिटल अमाउंट है ये सिर्फ 1 लाख है, यानी कि 1 लाख अगर किसी भी यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन में जमा हो गया तो यहाँ पे कोऑपरेटिव और भी कुछ कुछ कंडीशन, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट जो है सिर्फ 1 लाख है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे जो होती है मेनली यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग अगर स्पेशली पंजाब और महाराष्ट्र के बारे में ही अगर देखेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे जब तक वहां पे इन्वेस्टिगेशन की गई थी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन काफी ओपेक थी, तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था कि हुआ क्या। जब ये स्कैम बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया, डिपोजिटर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी, तभी जाके ये आया और गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने पड़े। दूसरी थर्ड यहाँ पे पॉइंट जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज, यानी कि मान लीजिए कि आपने बैंक में कुछ पैसे जमा रखे हैं, अभी क्या हो गया कि वो बैंक अगर बंद हो गया तो उसका कुछ इंश्योरेंस मिनिमम जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी ये कैसे मिलेगा, मान लीजिए कि आपने बैंक में जो है 5 लाख रुपया जो है डिपॉजिट करके रखा था, अभी बैंक पूरी तरीके से बंद हो गई, आपको यहां पे एटलीस्ट जो है 1 लाख जरूर मिलेगी। तो ये जो है इंडिया में जो कोऑपरेटिव बैंक्स का यहां पे स्टैंडर्ड है। तो अगर आप देख सकते हैं यहां पे इंडिया में, यहां पे अगर बात करेंगे अलग अलग कंट्रीज के साथ, यानी कि लगभग $1500 यूएस डॉलर, तो $1500 इन एंड आउट जो है अगर मान सकते हैं कि 1 लाख के आसपास होगा। लेकिन रशिया में देखिए $19,200। अगर हम लोग बात करेंगे यूएसए में, तो अगर ऐसे सिचुएशन हो गई, यानी कि बैंक अगर यहां पे बंद हो गया, आपको पैसे अगर आपने रखे हैं तो मिनिमम जो है आपको यहां पे जो है $2.5 लाख आपको मिलेगा। तो $2.5 लाख एक आप जो है अप्रोक्सीमेट यहां पे एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पैसा आपको मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, यहां पे कितना ज्यादा है। लेकिन इंडिया में जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज, ये एक बहुत ही प्रॉब्लम है, जिसके वजह से जो कोऑपरेटिव बैंक्स की जो कल्चर है इंडिया में एज ए फेलियर इसको
कंसीडर किया जाता है इन कंपैरिजन टू द कॉमर्शियल बैंक्स। लेकिन एक चीज अगर यहां पे देखेंगे, हर जगह पे यहां पे फेलियर भी नहीं है। अगर बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए 2017-18 के परसेंटेज के हिसाब से कोऑपरेटिव जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, इसमें सिर्फ जो फेलियर 7.1% थी, लेकिन जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स इसकी 11.2% थी। यानी कि कॉमर्शियल बैंक यहां पे एनपीए क्राइसिस से ज्यादा जूझ रही थी। यहां पे रिटर्न ऑन एसेट, एसेट के रिटर्न के मामले में यहां पे अगर बात करेंगे 0.7 यहां पे जो है कोऑपरेटिव बैंक है, लेकिन यहां पे जो यहां पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है -0.2। अगर बात करेंगे यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जितने शेयर्स आपने लगाए थे इसके हिसाब से देखा जाए तो 8.7 जो है यहां पे जो है ये कोऑपरेटिव बैंक्स, और रिटर्न ऑन जो शेयर्स जो है जितना मिलना चाहिए ये जो है कॉमर्शियल बैंक्स में काफी नीचे है। तो ये जो है कुछ कुछ मामलों में है कोऑपरेटिव बैंक्स यहां पे मदद करें, लेकिन ओवरऑल जो है यहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती है, इसके मैकेनिज्म कैसी होती है, कैसी चलती है, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी क्या है, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आशा करते हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज हो गया होगा। तो इस पार्ट में बस इतना ही, कुछ कुछ बुक्स मैंने रेफर किया है। तो एक चीज देखिए कि जब भी आप इकोनॉमी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी के जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, देन रमेश सिंह की जो है बुक पढ़ सकते हैं, या फिर संजीव वर्मा की। बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक या दो आप लोग रेफरेंस के लिए यहां पे लग सकते हैं। बाकी जो है आपको डेली जो करंट अफेयर्स के हिसाब से ही एनालिसिस करने पड़ेंगे। कुछ कुछ बुक जो है बहुत अच्छी आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि अगर मनोहर पांडे की जो जनरल स्टडीज की बुक हो तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है। एक चीज देखिए कि स्टैंडर्ड बुक्स की कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होती है, भले ही अच्छे से अच्छा नोट्स आपको क्यों ना मिल जाए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मैं जितने भी नोट्स यहां पे प्रिपेयर करता हूं, जितने आप डिस्कस करता हूं, अलग अलग बुक्स को पढ़ के उसके नॉलेज से ही यहां पे डिस्कस करता हूं। इतना ही है यहां पे। तो नेक्स्ट जो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं तो ये होगी डेवलपमेंट बैंक। अभी डेवलपमेंट बैंक में भी अगर देखेंगे अलग अलग पार्ट है, जैसे कि नाबार्ड हो गया, यहाँ पे सिड भी हो गया, जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिम बैंक, देन यहाँ पे एनएचबी हो गया, मुद्रा बैंक हो गया, सब जो है डेवलपमेंट बैंक के अंदर आती है। तो ये डेवलपमेंट बैंक जो है हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।